की पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को उम्र कैद। यूएपीए के तहत आसिया और उसके 2 मुआविन को पाया कसूरवार। आसिया अंद्राबी की 2 मददगारों को भी अदालत ने सुनाई सजा। आपको बता दें, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की कैद। दिल्ली की कड़कड़ धूमा कोर्ट के एडिशनल जज चंद्रजीत सिंह ने सुनाया फैसला। कश्मीर की अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को लेकर दिल्ली की कड़कड़ धूमा कोर्ट के एडिशनल जज चंद्रजीत सिंह ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में आसिया अंद्राबी को उम्र कैद, जबकि उसकी 2 मुआविन सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की कैद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 2018 में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार किया था। उसे कश्मीर की पहली खातून अलहदगी पसंद लीडर माना जाता है। उन पर इल्जाम है कि साल 1987 में उसने दुख्तराने मिल्लत नाम की तंजीम बनाई थी। ये संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग के तौर पर काम करता था। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। बताया जाता है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद भी आसिया अंद्राबी को अपनी मुंह बोली बहन मानते हैं। एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि आसिया और उसके साथी लोगों को अलगावादी विचारों के लिए उभारते थे और संगठन के जरिए ऐसे काम करते थे जो देश के खिलाफ थे। अंद्राबी को अप्रैल 2018 से टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल मुलजमीन का कनेक्शन भी दुख्तराने मिल्लत तंजीम से जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर खवातीन के दहशतगर्दाना ग्रुप दुख्तराने मिल्लत को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का इल्जाम है। आपको बता दें नाजरीन, अंद्राबी को अप्रैल 2018 से टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में लिया गया था और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल मुलजमीन का कनेक्शन भी दुख्तराने मिल्लत तंजीम से जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर खवातीन के दहशतगर्दाना ग्रुप दुख्तराने मिल्लत को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का इल्जाम है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। आसिया अंद्राबी जो कि एक अलहदगी पसंद लीडर बताई जाती थी, उनकी 2 मुआनीन को भी दिल्ली के हाई कोर्ट ने सजा दी है। आज सजा सुनाई गई है उनको। यूएपीए के तहत हिरासत में लिया जाएगा। उम्र कैद की सजा दी गई है। कश्मीर की पहली खातून अलहदगी पसंद लीडर माना जाता था आसिया अंद्राबी को। उन पर इल्जाम है कि साल 1987 में उसने दुख्तराने मिल्लत नाम की तंजीम बनाई थी। ये संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग के तौर पर काम करता था। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। बताया जाता है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हाफिज सईद भी आसिया अंद्राबी को अपनी मुंह बोली बहन मानते हैं। एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि आसिया और उसके साथी लोगों को अलगावादी विचारों के लिए उभारते थे और संगठन के जरिए ऐसे काम करते थे जो देश के खिलाफ थे। अंद्राबी को अप्रैल 2018 से टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में शामिल मुलजमीन का कनेक्शन भी दुख्तराने मिल्लत तंजीम से जुड़ने की उम्मीद जताई गई थी। मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर खवातीन के दहशतगर्दाना ग्रुप दुख्तराने मिल्लत को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का इल्जाम है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से आकिब डार जुड़ चुके हैं। आकिब, जानना चाहेंगे आसिया अंद्राबी को दिल्ली के कड़कड़ धूमा कोर्ट ने कैसी सजा सुनाई है, वहीं पे आसिया अंद्राबी के 2 मुआनीन कौन कौन हैं और उनको क्या कुछ सजा दी गई है, तफसीलन नाजरीन को बताइए। बिल्कुल फर्शिता, जिस तरीके से आज दिल्ली कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें दुख्तराने मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसके साथ साथ जो उसके 2 जो एसोसिएट थे यानी कि फामिदा और उसके साथ साथ नसरीना नाहिदा नसरीना जो है उसको जो है 30 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बताया कि दुख्तराने मिल्लत की चीफ
आसिया इंद्राबी पहली खातून है जो कि जो सेपरेटिज्म के साथ वाबस्ता थी और 2018 में इनको गिरफ्तार किया गया है और इन पे आरोप था कि ये देशद्रोही काम करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के परचम इन्होंने श्रीनगर के साथ वादी के कई एक इलाकों में लहराए हैं। और आपको बताएं 2018 में इनको टेरर फंडिंग मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था और आज जो है दिल्ली कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें दफ्तरानी मिल्लत की चीफ आसिया इंद्राबी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 2 इसको एसिस्टेंट जो है उनको 30 साल की सजा सुनाई गई है। आसिया इंद्राबी, मैं आपको बताऊं कि आसिया इंद्राबी जो है ये आखिर साथ में ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि दुख्तरान मिल्लत तंजीम जो है वो कब बनाई गई थी और इसका क्या कुछ मकसद था, तफसीलन बताइए। हाँ बिल्कुल फर्शिदा, जिस तरीके से दुख्तरान मिल्लत जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में काम करता था और खासकर खवातीनों के लिए जो खवातीन पार्कों में बैठे होते थे या लगातार इनका जो एक स्लॉट था ये खाली खवातीनों पे ये इम्प्लीमेंट करते थे और लगातार ये खवातीनों को माइल करते थे और कई सारे इल्जाम इन पे है कि ये खवातीनों को माइल करती है और ये 2002 से लेकर 2004 तक ये वजूद में आई है और काफी ज्यादा सरगर्म थी ये लगातार अपने टेन्योर 2002 से लेकर 2016 के बीच में जब बुरहान वानी की मौत हुई है तब ये काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी। जब अफजल गुरु की फांसी तब भी ये एक्टिव काफी ज्यादा थी। 2010 में जो अरेस्ट हुआ तब भी ये काफी ज्यादा एक्टिव थी। 2008 में जो अरेस्ट हुआ उसमें भी काफी ज्यादा एक्टिव ये दिखाई दे रही थी और खवातीन के लिए जो है लगातार इसका जो असर देखने को मिला था। लेकिन इसी के साथ साथ श्रीनगर के साथ साथ कई एक इलाकों में हमने देखा भी है कि किस तरीके से ये यहाँ पे जो खवातीनों को माइल करती थी और 2018 में इसको जो है टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और आज जो फैसला है वो दिल्ली कोर्ट ने सुनाया है। उम्र कैद और इसके जो एसोसिएट थे उनको 30 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन आखिर पाकिस्तान के कौन से ऐसे दहशतगर्द ने आसिया इंद्राबी को अपनी बहन माना था? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम आसिया इंद्राबी की बात करेंगे तो पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है जो कि लश्कर तोयबा के चीफ है और उन्होंने इनको जो है बहन माना था और काफी ज्यादा जो है सरगर्म रहती थी और काफी ज्यादा सपोर्ट भी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जब निकलते थे तो जब भी ये यहाँ पे कोई कार्रवाई करती थी तो पार से कोई स्टेटमेंट इनके हक में जारी होता था। तो हाफिज सईद कई बार बोल चुके हैं कि आसिया इंद्राबी जो है वो मेरी बहन है, तो इनके हक में कई सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी किए हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो कासिम फुक्तू है जो कि अभी भी उम्र कैद में है, वो भी अभी सलाखों के पीछे वो इनके खवंद है और वो भी अभी जो है जेल में बंद है और कहीं 30-35 साल से वो भी सलाखों के पीछे है। तो लगातार जिस तरीके से किस मामले की वजह से वो जेल की सलाखें काट रहे हैं आके ये भी जानना चाहेंगे, साथ में तफसीलन नाजरीन को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल फर्शिता, जिस तरीके से 90s में जिस तरीके से यहाँ पे जो मसले हुए हैं और उसके बाद कासिम फुक्तू ने कई बार जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ साथ देश विरोधी कामों में जो है लगातार उस सिलसिले में जो है कासिम फुक्तू की यहाँ पे वो बंदिशें लगातार जारी है। पहले वो श्रीनगर सेंट्रल जेल में थे और उसके बाद हाल ही में उनको शिफ्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के बाहर अभी, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो सिक्योरिटी के कारण नहीं बताई जा रही है। लेकिन आसिया इंद्राबी जो है वो तिहाड़ जेल में बंद है और उसके जो 2 एसोसिएट हैं हामिदा और नसरीन जो है वो भी उसके साथ है और 30 साल उनकी उम्र बताई जो सजा है वो बताई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 18 से लेकर अभी तक उन्होंने सजा काटी है वो इन 30 साल में डिडक्ट होगी और बाकी जो साल है वो उनको सलाखों के पीछे गुजारने हैं। लेकिन यहाँ पे खाली सेपरेटिस्ट लीडर आसिया इंद्राबी की जब हम बात करते हैं तो बाकी जो चाहे हम यासिन मलिक की बात करें, शबीर शाह की बात करेंगे, नईम अख्तर की बात करेंगे, महराजुद्दीन कलवाल की बात करेंगे या बाकी पीर सैफुल्लाह की बात करेंगे, तो कई सारे अभी सेपरेटिस्ट जो बैनुल हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन है उसके कई सारे जो
बानी थे वो अभी भी सलाखों के पीछे बंद है। तो लगातार एनआईए की तरफ से जो है लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जी आकिब, साथ में इनके जो मौनीन है शहजादा अख्तर, उन पर क्या कुछ इल्जाम है और कौन से ग्रुप से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से कासिम फख्तू की जब हम बात करते हैं तो कासिम फख्तू पिछले 30-35 साल से बंद है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ साथ देशद्रोही कामों में जो है वो मुलविस पाए गए हैं और उसके बाद उनको जो है बंद किया गया है। हालांकि कई बार ट्रायल्स चले भी है, लेकिन उन ट्रायल्स पे जो है वो श्रीनगर सेंट्रल जेल में ही बंद रहे हैं। लेकिन हाल ही में उनको जब यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल में जो है जिस तरीके से वहां पे माहौल बना था और उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया है जम्मू कश्मीर के बाहर के जेल में। हालांकि सिक्योरिटी के कारण जो है उनकी लोकेशन जो है नहीं बताई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर श्रीनगर सेंट्रल जेल में उनकी मौजूदगी नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाहर के जेल में उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन कासिम फख्तू के साथ साथ आसिया इंद्राबी, क्योंकि आसिया इंद्राबी तब जेल से बाहर ही थी जब कासिम फख्तू जो है जेल के अंदर थे, तो काफी ज्यादा सरगर्म रहती थी। और उसके 2 फर्जंद भी है जो जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ाई के सिलसिले में भी गए थे। लेकिन उसके बाद जो है जब आसिया इंद्राबी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर आए भी थे और पढ़ाई के सिलसिले में लगातार जम्मू कश्मीर से बाहर जाना आना, तो ये लगातार उनका मामला चल रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से फैसला दिल्ली कोर्ट ने सुनाया है जिसमें आसिया इंद्राबी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी आकिब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेडिकल महकमे के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने 2.5 दिन की तनख्वाह न जारी किए जाने के खिलाफ 2 दिन की स्ट्राइक की। जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने 2.5 दिन की तनख्वाह न दिए जाने के खिलाफ 2 दिन की स्ट्राइक कॉल की। एम्प्लॉय एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि हमने इस मांग को लेकर पहले भी 1 दिन की स्ट्राइक की, लेकिन सरकार हमारे मुद्दे को संजीदगी से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मुलाजमीन रविवार के साथ सरकारी छुट्टी में भी अपनी खिदमत देते हैं। ऐसे में सरकार हमारे मुलाजमीन की 2.5 दिन की तनख्वाह काट कर नाइंसाफी कर रही है। एसोसिएशन से आज का मसला जो आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने होने वाले हैं। एक आर्डर निकाला था जिसमें 2.5 दिन सैलरी नॉन गेस्टेड की गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, लेकिन हमने पहले भी 2 घंटे की स्ट्राइक रखी, फिर 1 दिन की स्ट्राइक रखी, आज हमने 2 डेज की स्ट्राइक रखी है जिसमें गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 11 मार्च को फ्रेम की थी कि भाई अपने व्यूज दें। उस कमेटी ने 1 वीक दिया था गवर्नमेंट ने उसको सबमिशन के लिए, लेकिन उन्होंने कल 12 दिन बाद एक हमारा मेमोरेंडम और इन्होंने अपने सबमिशन सबमिट किया है। हमारा ये है कि जो ये एक आर्डर निकला था 274 इन 1991, उस आर्डर के तहत आप अगर गौर से पढ़ो तो वो एक खुद ही एक ऐसा आर्डर है कि जो ये दूसरा आर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें लिखा है कि जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई संडे और गेस्टेड देता है और रोस्टेड ड्यूटी पर है वो 2.5 दिन पे ले सकता है। और आप ये देख रहे हैं ये जो सारे बैठे हुए हैं ये संडे भी देते हैं गेस्टेड भी देते हैं। और मार्च का महीना ऐसा महीना था जिसमें संडे को डाल के हमारे 11 ऑफ बनते थे, लेकिन उसमें भी हम आए हैं। रियासी जिला अस्पताल में एमटीएस मुलाजमीन ने 2 दिन की हड़ताल शुरू की। एहतजाज की वजह 2.5 दिनों की तनख्वाह में कटौती थी। मुजाहिरीन, स्टाफ ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी और दीगर ने अस्पताल में नारे लगाए और अपनी मजदूरी की वसूली की मांग की। हड़ताल की वजह से ओपीडी बंद रही और मरीजों, खासकर दूर दराज इलाकों से आने वालों को मुश्किलात हुई। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जारी रही। मुलाजमीन ने अफसरान से जल्दी हल निकालने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एहतजाज जारी रह सकता है। पहले तो मीडिया का शुक्रिया जो आप हमारे एम्प्लॉयज़ की बात ऊपर पहुंचाने आए हो। ये हमने जो स्ट्राइक है अभी हमारी जम्मू कश्मीर राइडिंग एम्प्लॉयज़ सेंटर बॉडी की कॉल थी, उसमें आज हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है। जो हमारी जो स्ट्राइक्स है इससे पहले भी हमने 1 दिन की स्ट्राइक की थी जिसमें हमने गवर्नमेंट को बताया था कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई हफ्ते की कमेटी बनाई थी, उसमें हमने टाइम लिया था 1 हफ्ते में भी हमारी मांगे हैं। जो हमारी 4 कैटेगरीज की उन्होंने 2.5 दिन की सैलरी बंद करने का उन्होंने ऑर्डर बनाया था, वो अभी तक उन्होंने रिलीज़ करने का ऑर्डर नहीं बनाया है। इसलिए इसमें हमारी कैटेगरीज थी सफाई वाले हमारे भाई, हमारे एमटीएस भाई, हमारे लेबॉर्ट्री वाले भाई
और हमारे ड्राइवर एसोसिएशन, जो ड्राइवर के हमारे जो भाई हैं, जो हमारे दिन रात काम करते हैं, इन जो चारों जो हमारी कैटेगरीज हैं, इनके बिना एक दिन भी अगर ये हमारी कैटेगरी काम नहीं करती है तो इसमें हॉस्पिटल में त्राहिमाम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के कान में एक थोड़ी सी भी जूं नहीं रेंगी है। उन्होंने अभी तक इस ऑर्डर को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। हम गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी ये मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। और जो आज हमारी जो स्ट्राइक है, जो 2 दिन की स्ट्राइक रहेगी, इसमें हम एम्प्लॉय सारे ओपीडीज बंद रहेंगी। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी सर्विसेज चलते रहेंगी, लेकिन ओपीडी सारे डिस्ट्रिक्ट में आज बंद रहेंगी। पहले तो मैं आप तमाम मीडिया चैनल्स का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पे अपना कीमती समय निकाल के हमारी बात सुनने आए, पहले भी आते रहे, वक्तन फ़वक्तन आप हमारी बात सुनते हैं। जैसा कि हमारे बानू प्रताप जी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी को हेड कर रहे हैं, तो इनने आपको विस्तार में बताया भी। पहले भी हमने 12 तारीख को एक गवर्नमेंट को एक जगाने के लिए एक बार एक स्ट्राइक छोटी सी की थी, जिसमें ओपीडी बंद की थी, लेकिन इमरजेंसी सर्विस हमारी चलती रही। तो कहना हमारा जो स्ट्राइक का मकसद था, ये यही था कि ओपीडीज हम इसलिए बंद करें कि आप लोग भी शायद जानते हैं कि जो 2.5 दिन की सैलरी का एक ऑर्डर गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्पेशली निकाला था कि इन लोगों को ये सैलरी नहीं दी जाएगी। तो उसके लिए हमने कहा था कि ये हमारी जेन्युइन सैलरी है, क्योंकि हमारे लोग जो MTS हैं, लेबोरेटरी वाले हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के हैं, ड्राइवर्स हैं, तो 24/7 ड्यूटीज करते हैं, संडे ड्यूटी करते हैं, गेस्टेड हॉलीडेज करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि 2.5 दिन की सैलरी दी जाती थी, जबकि हम 4 संडे भी करते थे, गेस्टेड हॉलीडे भी ड्यूटीज करते थे, तो एक पेशेंट को एक बेटर केयर फैसिलिटी मिलती थी। आज की डेट में 24-25 2 दिन की ये आज स्ट्राइक है, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज हमारी सारी चल रही है और उनको छोड़ के ओपीडी सर्विसेज बंद है। ये सर्विसेज पूरे प्रोविंस में बंद है और इनका बंद करने का मुख्य कारण है कि 2.5 दिन की सैलरी, जो 2.5 दिन की सैलरी है, ये हमारी 4 कैटेगरीज की हुई है। एक ऑर्डर निकला जिसमें बंद की गई, इसमें ड्राइवर हैं, इनमें MTS हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं और सैनिटेशन वर्कर हैं, और ये चारों एसेंशियल सर्विस के अंडर आते हैं। अगर इनको हम इन सर्विसेज से वंचित रहते हैं तो मेरे हिसाब से हॉस्पिटल को चलाना या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन पुंछ के मुलाजमीन ने आज राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में 2 दिन की हड़ताल का आगाज किया। इस दौरान मुलाजमीन ने अस्पताल अहाते में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के पहले दिन मुलाजमीन ने अपनी अहम मांगों को उठाया, जिनमें 2.5 दिन की सैलरी में मेन मुद्दा था। वहीं मुजाहिरा कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन की परेशानी को लंबे वक्त से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन्हें फौरन हल किया जाना चाहिए। मेडिकल मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आज एक दिन का बंद रखा है। सारे एम्प्लॉयज यहाँ राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इकट्ठे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या इनकी मांगे हैं, इस पर बात करने के लिए मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। जी, आपका स्वागत है सर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। सर बताएं क्या मांगों को लेकर आज हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, हमारे पास ये पहुंचे। हमारा ये मसला है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है वो 20 जनवरी को एक ऑर्डर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ कैटेगरी की सैलरी काटो। उसी मसले में सेंटर बॉडी की कॉल थी, तो हमने 1 दिन के लिए यहाँ बंद रखा था। जी, तो आज क्या गवर्नमेंट ने आपकी मांगों को माना है या नहीं माना है? अभी ऐसा कोई सेंटर बॉडी की तरफ से कॉल नहीं आई है। शाम को पता चलेगा कि क्या डिसाइड हुआ, आगे इसको स्ट्राइक को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, शाम को पता चलेगा। जी, तो कुछ और भी एम्प्लॉयज हैं हमारे साथ। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अयूब। जी बताएं क्या कहना चाहिए? ये जो आज की स्ट्राइक है, ये हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी है, ये जो हम 1991 से आज तक ले रहे थे, वो पिछले 20 जनवरी को एक ऑर्डर निकला, उसमें हमारी 2.5 दिन की सैलरी कुछ कैटेगरीज जो हैं उनकी काट दी गई है। उसी के सिलसिले में हमारी सेंटर बॉडी ने ये कॉल दी थी कि जो आज का प्रोटेस्ट वो करना था, 1 दिन की स्ट्राइक थी, वो हमने स्ट्राइक को यहाँ पे रखा। और सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कवर किया। और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो जिन कैटेगरीज की जो है 2.5 दिन की सैलरी काटी है, उनको फौरन रिलीज की जाए। तो हमारे साथ कुछ और एम्प्लॉयज भी हैं। जी, आपका क्या नाम? हाँ, मेरा नाम किरण दत्ता है। हमारा ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पे हमारी जेन्युइन डिमांड है। जो 2.5 दिन की सैलरी का गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि डिडक्शन के लिए, तो हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको कंटिन्यू करें। वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है बहुत ही वर्कलोड जो है दिनों दिन बढ़ रहा है। तो बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट अगर काट रही है तो ये हमें मंजूर नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इसको ऑर्डर को
कैंसिल किया जाए, ताकि ये हम अपना काम छोड़ के हर दिन जो है प्रोटेस्ट पे ना आए, क्योंकि पब्लिक जो है वो सफर हो रही है। जी शुक्रिया। तो ये थे कुछ लोग जिनका ये कहना था कि दिन ब दिन जो है इन पे वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, मगर दूसरी तरफ इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय जो सरकार है वो इनकी तनख्वाहों में कटौती कर रही है, जो कि इनको कतई मंजूर नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर ये लोग जो है 24/7 काम करते हैं और संडे के दिन भी आते हैं, तो सरकार को इनको 2.5 दिन की सैलरी जो है, जो पिछले काफ़ी देर से चल रहा था, वो देनी चाहिए। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। सांबा के विजयपुर में पैरामेडिकल स्टाफ ने 2.5 दिन की तनख्वाह कटौती के खिलाफ 2 दिन का धरनाए एहतजाज शुरू किया। जम्मू और कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले मुलाजमीन ने कामकाज रोक दिया, जिसमें ओपीडी, लैब टेक्नीशियन और सफाई स्टाफ शामिल है, जबकि इमरजेंसी सर्विसेज जारी है। नैब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि 24 घंटे ड्यूटी के बावजूद तनख्वाह में कटौती नाइंसाफी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द मसला हल ना हुआ तो एहतजाज को और तेज किया जाएगा। ये जो है हमारी फेडरेशन की कॉल पे हमने 2 दिन जो है हमारा टोटली बंद रहेगा, एक्सेप्ट इमरजेंसी जो है हमारी चलेगी, और बाकी हॉस्पिटल जो है ओपीडी हमारी बिल्कुल जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि ये जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है जिसमें पैरामेडिकल की 2.5 दिन की सैलरी को बंद कर दिया गया है। और जो डीडीओ है उन्होंने 24/7 जो है हमारा रोस्टर ड्यूटी लगाई हुई है। ड्यूटी जो है हमसे 24/7 ले रहे हैं, और जो हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो मतलब जो हमारा हक है, राइट है, वो हमारी बंद कर दी है। इसी के बेस पे ये फेडरेशन की कॉल पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल विजयपुर में। ये गवर्नमेंट ने अगर जल्दी से जल्दी हमारी 2.5 दिन की सैलरी रिलीज नहीं की, तो आगे आने वाले जो टाइम है वो जो फेडरेशन की कॉल पे जो भी डिसीजन होगा हम उसमें खड़ा उतरेंगे, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी सारी गवर्नमेंट की होगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पुंछ से अनुभव मिश्री और रियासी से अमन शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुभव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी पहले कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट के नॉन गेजेटेड मुलाजमीन ने 2 दिन की स्ट्राइक क्यों बुलाई, वहीं पे स्ट्राइक शुरू करने की क्या कुछ वजह थी, तफसीलन बताइए। जी, अगर मैं बात करूं तो पहले एम्प्लॉय से ये कहना था कि फेडरेशन की कॉल पर जो है पहले भी एक बार कॉल बंद की कॉल दे दी गई थी, 1 दिन का भी बंद किया था और 2 घंटे का भी बंद किया गया था। उसका मतलब ये था कि सरकार को चेताया जाए, वो ये चाहते थे, एम्प्लॉय चाहते थे कि जो मरीज है वो कतई भी इनकी स्ट्राइक से सफर ना करे। इसको लेकर के एम्प्लॉयज ने जो है वो पहले कॉल दी थी, मगर उनकी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। इवन कुछ में ये भी देखा गया कि जो गवर्नमेंट ने एसआरओ निकाला है उसमें तो वो जो एम्प्लॉयज कॉल करते हैं उनकी तो 2.5 दिन की सैलरी काटी, जो एम्प्लॉयज उसमें नहीं भी कॉल करते थे उनकी भी सैलरी जो है वो डीडीओज ने काट दी। तो काफी ज्यादा दिक्कतें आई एम्प्लॉयज का ये कहना कि वो पूरे महीने के महीने पूरा काम करते हैं और 24/7 काम करते हैं, तो उनके जो 2.5 दिन की सैलरी है वो उनका हक है, उनको वो हक मिलना चाहिए। उनका ये कहना था कि जहाँ एक तरफ एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही है क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो अगर हमारी तनख्वाहें काटती है तो हम कतई भी जो है वो छुट्टी वाले दिन काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि खाली अगर हम इसी महीने मार्च की बात करें तो करीब 10 से 11 छुट्टियां इसी महीने में आती थी, फिर उनको एक भी छुट्टी जो है वो नहीं दी गई क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में वो काम करते थे। तो अगर वो इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी जो है वो उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। उनका ये कहना था कि सरकार को ये देखना चाहिए कि वर्क प्रेशर जो है उनके ऊपर ज्यादा है, उनको 2.5 दिन से ज्यादा बढ़ाकर उनकी 5 दिन या 6 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। तो वही दूसरी तरफ जो है सरकार जो उनको 2.5 दिन की सैलरी दे रही थी वो सैलरी भी काट रही है, ये उनको कतई भी मंजूर नहीं है। जी फरिश्ता जी, अमन आपसे जानना चाहूंगी कि रियासी जिला अस्पताल में एमटीएस मुलाजमीन ने स्ट्राइक के दौरान क्या कुछ किया, हड़ताल की वजह से अस्पताल में कौन से सर्विसेज बंद रही और कौन से जारी रही, तफसील बताइए नाज़रीन को। जी, अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो जैसे कि हमारे रिपोर्टर अभिनव मिश्री ने बताया है कि पुंछ में भी जो मेडिकल एम्प्लॉय की तरफ से जो 2 दिन की पूरे जम्मू प्रोविंस में जो जितने भी हॉस्पिटल हैं जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। और पहला दिन आज रियासी में भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पे है जो सफाई कर्मचारी, एमटीएस, लैब टेक्नीशियन और जो ड्राइवर है
उन्होंने आज काम जो हड़ताल है ओपीडी बंद रखी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक ऑर्डर पिछले दिनों निकला था जिसमें 2.5 दिन की उनकी जो सैलरी थी उसको कटौती को लेकर ये ऑर्डर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सरकार से काफी दफा इसको लेकर बातचीत भी की और लगातार वो कई दिन पहले भी वो स्ट्राइक पे बैठते, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद उनकी जो कश्मीर मेडिकल फेडरेशन की तरफ से जो एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से जो कल एक डिसीजन लिया गया जिसको कहा गया कि अब आज और कल के दिन जो 2 दिन की जो हड़ताल जम्मू प्रोविंस के हर एक हॉस्पिटल में नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसी को देखते हुए आज रियासी जो हॉस्पिटल है उसमें ओपीडी सर्विस पूरी तरीके से बंद रही। वही जो अलग पीएचसी है वहाँ भी जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है वहाँ उन्होंने भी स्ट्राइक रखी और जो जितनी भी इमरजेंसी सर्विस है फिलहाल वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रही है और आज इस स्ट्राइक का पहला दिन था और ये स्ट्राइक अभी तक कोई भी डिसीजन उनकी तरफ से नहीं लिया गया, तो कल भी जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है उनकी तरफ से जो स्ट्राइक का ऑर्डर है, फिलहाल उनकी मांगे साफ है कि जो 2.5 दिन का उनका जो ऑर्डर निकाला गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उसको वापस लिया जाए और जो लोग अपने दिन रात करके काम कर रहे हैं उनके काम का उनको हक मिला जाए। जी अनुभव जी, आपसे जानना चाहूंगी, एम्प्लॉय एसोसिएशन ने क्या पहले भी स्ट्राइक की थी? अगर हाँ तो क्यों? जी देखिए, बिल्कुल जो है एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पहले जो है एक बार 2 घंटे की स्ट्राइक की और एक बार 1 दिन की स्ट्राइक की, जिसमें कोशिश ये की गई कि बाकी जो रूटीन वर्क है वो चला जाए। उनका ये कहना था कि वो एम्प्लॉय ये नहीं चाहता है कि पेशेंट जो है वो सफर करे। तो इसको लेकर के 2 बार पहले भी वो स्ट्राइक कर चुके हैं, जिसमें 2 घंटे की और 1 पूरे दिन की माफ कीजिएगा जी स्ट्राइक की थी। मगर जो है उनका ये कहना था कि सरकार उनकी चेतावनी के बावजूद सरकार ने बिल्कुल इस स्ट्राइक को लाइटली लिया और कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया, जिसकी वजह से आज उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। जी, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सांबा से भी जुड़ चुके हैं, गुरदास कुमार। गुरदास, आपसे जानना चाहूंगी, नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम ने तनख्वाह में कटौती को नाइंसाफी क्यों करार दिया? तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल हर्षिता, अगर हम बात करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से एक कॉल थी ये 2 दिनों के लिए जो है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉय हैं मेडिकल के वो कहीं ना कहीं 2 दिनों के लिए जो है वो स्ट्राइक पर थे। काम छोड़ो स्ट्राइक पर जो है कि जाने के बाद में कहीं ना कहीं काम पर जो है वो असर भी जरूर पड़ा है। जो मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग को चेकअप करवाने के लिए जो हॉस्पिटलों में वहीं पे अमन, आपसे जानना चाहूंगी आखिर में कि मुलाजमीन ने सरकार को क्या कुछ चेतावनी दी और अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला स्टेप क्या कुछ हो सकता है? तफसीलन बताइए। जी अगर हम जो एम्प्लॉयज की बात है तो उसमें सरकार से सीधे तौर पे ये कहा गया कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर उनकी 2.5 दिन की सैलरी को कटौती को लेकर लिया गया है उसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, अन्यथा उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन जो 2 दिन का प्रदर्शन है तो ये स्ट्राइक उनकी आगे भी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस मसले को लेकर जो हेल्थ मिनिस्टर स्किना है उनसे भी मुलाकात की है, उनको तफसील मुझे पूरी बात बताई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेडिकल के एम्प्लॉय है और खासकर सफाई वाले या ड्राइवर है वो रीढ़ की हड्डी है हर एक अपने विभाग में, और उसी को देखकर जो पिछले दिनों फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 2.5 दिन की सैलरी को काटने को लेकर ऑर्डर आया था, उसी को लेकर इसका प्रोटेस्ट है। और उन्होंने कहा कि अगर ये ऑर्डर सरकार वापस नहीं लेती है तो ये आने वाले दिनों में जो स्ट्राइक है उस पर आगे भी किया जा सकता है। जी गुरदास, अनुभव और अमन, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डोडा के चंगा बलेसा में लोगों का गुस्सा उस वक्त भड़क गया जब सामाजिक कारकुनान आमिर जफरवानी की सदारत में हजारों लोग पीडीडी के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ज्यादातर लोगों का बिजली बिल 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है, जिसे लोगों ने गलत और नाकाबिले तस्लीम करार देते हुए डिपार्टमेंट के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया और अफसरान से फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत की मांग की। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा का दूर दराज का इलाका चंगा बलेसा, जहां पे आज लोग सड़कों पे आए और जम के नारेबाजी पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ की और बड़ी मिकदार में लोग घरों से बाहर आए। लोगों का इल्जाम है कि
पिछले कुछ महीनों से जो है पीडीडी डिपार्टमेंट ने जो फ्लैट रेट हम पहले 520 रुपए देते थे उसको डबल किया है, यानी कि 1040 रुपए अब हमें पे करना पड़ रहा है। लगभग 3 महीनों से जो है उसको डबल किया है। और जरूर कंसर्न डिपार्टमेंट जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उसको ये बताया गया कि ये जो गरीब तबका है उस पर जुल्म मत कीजिए, और उसी को लेके आज मजबूर होकर उन लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। और उस प्रोटेस्ट के बाद हमने देखा कि जिला इंतजामिया के लोग भी उसमें जो है वो पहुंचे, और खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है AEE पीडीडी डिपार्टमेंट के, वो वहां पे पहुंचे और लोगों को जरूर आश्वासन दिया कि जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है, जो भी आपकी दिक्कत है, उसको 5 दिन के अंदर अंदर हल किया जाएगा। और जहां पे ये भी सुनने में आया कि जो विडोज हैं या जो हैंडीकैप लोग हैं या जो हैंड टू माउथ काफी गरीब लोग हैं, वो भी वहां पे बात रखी गई कि उनको ये जो है बिल भी माफ किया जाएगा। हालांकि लोगों का मानना है कि अगर इस बात को जल्द से जल्द हल नहीं किया जाएगा, जिला हेडक्वार्टर डोडा पे भी वो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे आमिर जफर वानी, जो वहीं के हैं यानी कि चंगा बलेसा के ही हैं, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और कुछ दिन पहले इस चीज की कॉल उन्होंने दी थी कि अगर इंतजामिया इस बात को नहीं सुनेगी तो जरूर चंगा बलेसा के लोग बड़ी मिकदार में बाहर आएंगे। जिस तरह से आज भी आपने देखा किस तरह से चंगा बलेसा के अंदर लोग सड़कों पे आए और इंतजामिया के खिलाफ और खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट पीडीडी के खिलाफ उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो देखना होगा कि इंतजामिया किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है और उन लोगों को किस तरह से राहत की सांस मिलती है। नाजरीन, एक बार आपको फिर बता दें, डोडा के चंगा बलेसा में लोगों का गुस्सा उस वक्त भड़क गया जब समाजी कारकुनान आमिर जफर वानी की सदारत में हजारों लोग पीडीडी के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ज्यादातर लोगों का बिजली बिल 1000 रुपये से ज्यादा आ रहा है, जिसे लोगों ने गलत और नाकाबिले तस्लीम करार देते हुए डिपार्टमेंट के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया और अफसरान से फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत की मांग भी की। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डोडा से वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे डोडा के किस इलाके में लोगों ने पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया, वहीं पे लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिला डोडा से काफी दूर दराज का इलाका चंगा बलेसा का इलाका आता है और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि वहां से कुछ लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, अपनी आवाज को रख रहे हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि जो फ्लैट रेट पहले हम देते थे 520 के करीब जो फ्लैट रेट हमें रखा गया था, जो फिक्स पीडीडी डिपार्टमेंट ने किया था, उसके बाद अब उनको डबल किया गया था, यानी कि 10,000 से ज्यादा उन लोगों से मांगा जा रहा था और लगभग 3 महीने से 1000 से ज्यादा वो लोग जो है पैसा अपना जो है पीडीडी डिपार्टमेंट को बिल पे कर रहे थे। मगर जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे वादा किया था कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूरा किया जाएगा, मगर 3 महीने के बाद भी अगर इनकी बात को नहीं सुना गया और कुछ दिन पहले इन्होंने डिसाइड किया कि एक प्रोटेस्ट की शक्ल में हम घरों से बाहर आएंगे, तो आज के दिन इन लोगों ने प्रोटेस्ट वहां पे किया और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग घरों से बाहर आए, जिसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और खास करके हमने देखा कि हैंडीकैप कुछ लोग हैं। तो आज जब प्रोटेस्ट की शक्ल में ये लोग बाहर आए तो जरूर इंतजामिया तक अपनी आवाज को पहुंचा और खास करके हमने देखा कि एसडीएम जो है और तहसीलदार जो है उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के AEE है वो स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो भी आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स है, यानी कि 520 के करीब जो वो रेट अपना देते थे पहले, उसी रेट पे बात रखी गई है और खास करके बताया गया कि जो हैंडीकैप है या विडोज है उनको जो है ये माफ किया जाएगा। तो इस बात को समझना होगा कि कब तक डिपार्टमेंट इसमें उतरता है और इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको कब तक पूरा करता है। जी वसीम, लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी इल्जाम लगाया है कि ज्यादातर लोगों का बिजली बिल जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है, तो क्या कुछ परेशानी हो रही है? क्या वो अदा नहीं कर पा रहे हैं ये बिजली बिल? देखिए, ये गरीब तबका है, इससे पहले अगर फ्लैट रेट इनके साथ फिक्स किया गया था तो फिक्स करने के बावजूद इन लोगों को अगर उससे डबल पे करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गरीब तबका है और गरीब तबका अगर आज की डेट में उनको 1000 पे करना पड़ रहा है तो जमीनी सतह के हालात उन लोगों के घर अगर आप देखेंगे हैंड टू माउथ वो लोग हैं, दिहाड़ीदार वो लोग हैं और खास करके अगर हम हिली एरियाज की बात करते हैं जैसे जिला डोडा का बदरवा का इलाका हो या जिला डोडा के वही चंगा बलेसा का इलाका हो, आप देखेंगे बिजली के खंभे आज भी लकड़ी के उस इलाके के अंदर है। बर्फबारी हो या बारिश हो वो खंभे गिर जाते हैं और काफी देर तक उस इलाके के अंदर लाइट नहीं रहती और वो एक ही इलाका नहीं, उसके साथ कई सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो खस्ता कंडीशन है। यानी कि डिपार्टमेंट को ये चीज भी अपने जहन में रखनी चाहिए कि
जमीनी सतह के हालात इस डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है। और एक तरफ से बिजली की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आंख मिचौली किस तरह से जारी है, और एक टाइम ऐसा भी था जब सरकार ने यहाँ पे वादा जैसा किया जो आपने हम तक तस्वीर भी पहुंचाई है, उनमें हम ये साफ देख रहे हैं कि काफी लोग जो है बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। तो कितनी कुछ आबादी है इस इलाके की, तफसीलन नाजरीन को बताइए। देखिए, आज का जो लोगों का वहां पे आना था लगभग 600 से 700 के करीब जो लोग वहां पे देखे गए। इससे डबल अब मान लीजिए कि आबादी उस इलाके की है, चंगा हो, बलेसा हो, गुंदो हो, उसके सब कई सारे इलाके हमारे जुड़ते हैं। और उन्होंने आज के दिन ये डिसाइड किया है कि इंतजामिया अगर इस बात पे उतरती है जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है कि वो पूरी नहीं की जाती है, तो जिला डोडा हेडक्वार्टर की तरफ ये रुख करेंगे और हजारों के हिसाब से उस दिन भी यहाँ पे हमें लोग देखने को मिल सकते हैं। तो इससे पहले अगर इंतजामिया कोई स्टेप उठाती है, उनके हक में अगर कोई बात करती है, तो मुझे लगता है कि आवाम भी उससे खुश होगी और जरूर वो लोग राहत की सांस भी इस चीज से ले सकते हैं। जी, क्या डिपार्टमेंट के नोटिस में ये मसला आ गया है वसीम? डिपार्टमेंट ने कोई कदम उठाया है इसके लिए? बात हुई है कोई डिपार्टमेंट से कि पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया जा रहा है? देखिए, इससे पहले निगलेक्ट किया जा रहा था, जो लोगों का इल्जाम है, क्योंकि 3 महीने से वो लोग इसको पे भी कर रहे थे 500 से ज्यादा, जिस तरह से 1000 से ज्यादा वो लोग कह रहे हैं। पर आज के दिन जब एसडीएम या बाकी सारे जो तहसीलदार साहिबा वहां थे और बाकी सारे जो लोग थे, उनके सामने ये चीज एडब्ल्यू साहब ने मानी है कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स है, गरीब तबका हमने देखा कि जरूर यहाँ पे है, हैंडीकैप है या बाकी सारे लोग जो वहां पे हैं, उनकी बात को सुना गया और कहा गया कि आपकी बात को जिला इंतजामिया डोडा तक भी पहुंचाई जाएगी और हायर अथॉरिटी जो पीडीडी डिपार्टमेंट की है उन तक पहुंचाई जाएगी और आपका जो किराया है उसको कम किया जाएगा और 6 लोगों का मार्क्स भी किया जाएगा। तो ये देखना होगा कि कब तक 5 दिन का डिपार्टमेंट ने टाइम दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर हम इस चीज को दुरुस्त करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक उन लोगों को इस चीज से इंसाफ मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा कि वसीम आपने भी कहा कि बिजली की आंख मचोली भी रहती है, तो इस इलाके पे कितना कुछ असर पड़ता है? कितने पावर कट्स देखे जा सकते हैं इस इलाके की अगर हम बात करें तो? देखिए, इन लोगों का कहना है कि दिन में 2 या 3 बार पावर कट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं इसी इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जिला हेडक्वार्टर डोडा पे भी देखेंगे तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और खास करके अगर हम सरकार को लेके बात करें तो जो भी सरकार यहाँ पे आई, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हमारे चनाब हवेली के अंदर ही है। और यहाँ पे वक्त की जो भी सरकार आई, जो सरकार चुन के यहाँ पे लोगों ने सामने लाई, उसने यही वादा किया कि चनाब खिते को जो है वो बिजली फ्री मिलेगी। मगर यहाँ पे फ्री की बात हम नहीं करेंगे, हम जो लोग पैसे दे रहे हैं उसके बावजूद भी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिजली नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। और देखने वाली बात होगी, जिस तरह से आज चंगा बलेसा के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट जो किया है, उसका असर जो है वो आज काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और इंतजाम ने जो लोगों से बात रखी है कि आपकी बात को सुना जाएगा और जल्द से जल्द मामले को हल किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले को हल किया जाएगा। जी, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि क्या ये जो इलाके हैं ये मीटर्ड है? देखिए, कुछ इस इलाके में कुछ जगहों पे मीटर्स लगाए गए हैं और कुछ इलाकों में ऐसा भी है कि उनको फ्लैट रेट रखा गया। ये वही सारे लोग हैं जिनको फ्लैट रेट रखा गया और कुछ लोगों को अब 500-600 से ज्यादा भी बिल आ रहा था। तो वही मुद्दे लेके ये लोग आज आए थे और जिन लोगों को मीटर्स लगे हैं उस मीटर में ज्यादा जो है वो रेट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो यही लोग हैं वो जो आज सड़कों पे आए, जो अपनी बात रखने आ रहे हैं और काफी देर तक प्रोटेस्ट वहां पे रहा, रास्ता बंद रहा और इंतजामिया को आज ये कदम उठाना पड़ा और वहां पे अपनी टीमें भेजनी पड़ा। और टीमों ने जरूर वादा किया है कि आपकी बात जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। जी वसीम, क्या चंगा और बलेसा 2 अलग इलाके हैं या फिर ये एक ही इलाका है? देखिए, एक ही इलाका है, नाम अलग अलग है। चंगा हो, बलेसा हो, उसके साथ साथ कई सारे इलाके जो छोटे मोटे इलाके आते हैं, वहां से ये सारे लोग आज इकट्ठा होके एक चंगा इलाके में पहुंचे और वहां पे जम के नारेबाजी की, जिला इंतजामिया के खिलाफ हो या पीडीडी डिपार्टमेंट के टास्कर के खिलाफ हो। और पीडीडी डिपार्टमेंट ने ऐसा लगता है कि अपनी गलती को माना है और जल्द से जल्द पीडीडी डिपार्टमेंट कोई बड़ा फैसला भी लेने जा रही है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नए जिलों के तंजीम से जुड़े बिल के बारे में बात करते हुए एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि इसका मेन मकसद बेहतर इंतजामिया और गवर्नेंस है। उन्होंने बताया कि दूर दराज इलाकों में इंतजामिया की पहुंच महदूद है, जिससे वहां के लोग अक्सर सरकारी योजनाओं और खिदमात से महरूम रहते हैं।
तो अब ये जो हमने एक इनिशिएटिव उठाया है, इसमें गर्ज ये है कि जब तक बड़ी चीज़ें, बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, तब तक डिस्ट्रिक्ट्स में जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स है या जो कुछ ऐसे एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है और जिनकी लेजिटिमेट डिमांड्स है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनने चाहिए। माने आप चिनाब बेल्ट है, डोडा किश्तवाड़ को देखिए, सबसे ज़्यादा वहाँ जाने जाती है नेचुरल कैलामिटीज़ में। लास्ट ईयर भी कई लोग मारे गए। तो अगर डिविजनल हेडक्वार्टर, वहाँ डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस 200 किलोमीटर दूर उनको है, अगर वो डोडा में होगा तो पूरे चिनाब वैली को आसाइश होगी, रामबन में, डोडा में, किश्तवाड़ में। तो हम चाहते हैं डोडा में एक डिविजनल कमिश्नर सेपरेट डिवकाम का ऑफिस बने ताकि लोगों को जो मुश्किलात हो उन्हें जम्मू ना जाए। नदीमर कत्लेआम की 23वीं बरसी पर शुपैया में दूसरे दिन भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। नदीमर गांव में लोगों ने 23 और 24 मार्च 2003 की उस वाकयात को याद किया जब नामालूम हमलावरों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर 24 लोगों की जान ले ली थी। मकामी लोगों ने बताया कि हमलावरों ने घरों से निकलकर फायरिंग की, जिससे कई लोग जख्मी भी हुए और पूरा इलाका सदमे में आ गया। यादगार में कश्मीरी पंडित, मकामी लोग और अलग अलग तबकों के अफराद शामिल हुए। फूल चढ़ाए गए और दुआएं की गई। लोगों ने अमन, भाईचारे और इंसाफ की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, इसके लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये जो आज का दिन है हमारा ब्लैक डे के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि जो शहादत हमारे जो 24 लोगों ने यहाँ पर दी है तो उनको आज हम याद कर रहे हैं। ये खाली आज नहीं, जब तक हमारे जान में जान है, जब तक हमारी लास्ट सांस बची है, तब तक हम इनको याद करेंगे और उनको भी नहीं माफ करेंगे जिन्होंने ये किया है। ये क्लियर कट मैसेज है। उनको हम कभी ना बोल सकते हैं ना माफ कर सकते हैं। हाँ, आजकल हम चाहते हैं कि अगर यहाँ के मजाटी कम्युनिटी एक आह्वान करती है, उनको बेसिकली फर्ज बनता है। गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते रहते हैं, बट यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा जो सिविल सोसाइटी है, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो सामने आ जाए, वो सड़कों पे आ जाए कि भैया नहीं, हम कश्मीरी पंडितों को वापस चाहते हैं। नहीं तो लिप सर्विस बहुत होगी। 36 साल बहुत होते, मेरी जान बहुत होते 36 साल। जितना हम अफसोस करेंगे उतना कम है। मतलब जैसे हम अल्लाह के जो है तारीफ अगर हम बयान करेंगे, ये जो पेड़ पौधे कायनात के जो है ये खत्म हो जाएंगे। अगर दरिया का पानी लेंगे, तारीफ करेंगे, खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका हम अफसोस करेंगे, कम हो जाएगा। तो वो अफसोस जो है वो जो रात थी और जो रात का जो शबी खून हुआ, वो हमें जो है माथे पे जो लगा है उसको हम कभी धो नहीं सकते। हुआ देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यहाँ तो 45 कत्ल हो, 45 बंदूक ने शहादत दे दी। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जो हमारा रमजान अभी गया जो हमें तकवा सिखाता है, ये वो बोलता है कि आप अपने लिए जो पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करते हो, पसंद करना है। हजरत अनस रवायत करते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के पैगंबर है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुनैद गुलजार शुपैया से जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे नदीमर कत्लेआम की 23वीं बरसी पर शुपैया में दूसरे दिन भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस दिन, तफसीलन बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 22 और 23 की 2003 की एक ऐसी रात थी जिसमें जो है कश्मीरी पंडितों को जो है नामालूम बंदूक बरदारों ने बड़ी बेरहमी से जो है कत्ल कर दिया। और ये जो है वाकया रात के दौरान नादीमर्ग जिला शोपियान के नादीमर्ग गांव में जो है पैदा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 24 ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनको जो है कत्लेआम किया गया और इसमें 10 जो है मर्द थे और 10 जो है इसमें जो है 10 मर्द थे और 10 औरत थे और 4 जो इसमें बच्चे शामिल थे। और इनको जो है बड़ी बेरहमी से जो है दिन रात के अंधेरे में जो है कत्ल कर दिया गया। तो लगातार जो है इनकी जो है सालगिरह मनाई जा रही है। और अगर हम पिछले कई सालों की बात करेंगे तो ये जो है जम्मू में इनकी सालगिरह मनाई जा रही थी और इनका जो है पूजा या फिर उनकी जो है दुआएं या फिर वो जो है जम्मू में ही की जाती है। लेकिन पिछले 3 सालों से जब से जो है वादी कश्मीर में खुसूसन जो है जिला शोपियान में हालात जो है ठीक हुए, तो तब ऐसे कश्मीरी पंडित जो है यही नादीमर्ग आते और इन्हीं के आबाई गांव में जहां पे इनकी जो है कत्ल हुई थी। क्या इस वाकये को याद करते हुए खाली कश्मीरी पंडित ही सामने आ रहे हैं कि मकामी लोग और अलग अलग तबकों के अफराद भी इसमें शामिल है?
बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 सालों से जब से ये वाक़या जो ये मना रहे हैं यहीं पे जो है नादिया मार्ग में मना रहे हैं, तो लगातार हम देखते हैं न सिर्फ इसमें कश्मीरी पंडित भी इसमें शामिल होते हैं, यहाँ के मकामी लोग भी इनकी जो है पूजा में और इनकी श्रद्धांजलि में लगातार जो है शामिल होते हैं और वो इनको जो है बाज़ाब्ता तौर पर साथ भी देते हैं और इनका जो रहन-सहन इन 3 दिनों में 3 दिन जो है यहाँ पे मनाते हैं और 3 दिनों को बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो है सिक्योरिटी, उनकी तहफ़्फ़ुज़ और उनके खान-पान का जो है ख़याल जो है यहाँ के ही मकामी लोग इस चीज़ का ख़याल रख रहे हैं जो कश्मीरी और हमने ये भी देखा कि कश्मीरी भी लोग खासकर जो मुसलमान हैं वो उनके शान बशाना खड़े हैं और इनकी जो है पूजा, उनके जो पाठ या फिर इनका जो रस्म है सालगिरह पे उनके बराबर जो है शरीक होते थे। जी बिल्कुल, जैसा हम देखते हैं कि कश्मीर में हमेशा से हमें भाईचारे की मिसाल ही दिखी है जुनैद। हमें पता है कि हम बराबर शरीक होते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ या सिख बरादरी या कोई भी बरादरी हो, हम भाईचारे में सबसे पहले आते हैं। तो लोगों ने अमन, भाईचारे और इंसाफ की अहमियत पर भी जोर देते हुए दुआएं की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए हमने जो कल एक स्टोरी चलाई थी उसमें जो है कश्मीरी एक लोकल जो है उसकी बाइट भी थी और वो साफ तौर पर ये कहता है कि हम चाहते हैं कि वो ये जो है कश्मीरी पंडित जो यहाँ से 90 के दहाई में जो है छोड़ के गए थे वो वापस आए, उसी तरह से यहाँ का भाईचारा, उसी तरह से यहाँ का जो रीति रिवाज था 90 के दहाई के अंदर वो बराबर जो है कायम रहे और हम चाहते हैं कि वो इनकी घर में वापस आए जो आज जो है वैरान पड़े हुए और हम इनका जो है बिल्कुल साथ दे रहे हैं और इनके शाना बशाना खड़े हैं। जब भी इनकी जो है ज़रूरत होगी हम इनका साथ देंगे। तो इसी तरह से हमने आज भी देखा कि लगातार जो 2 या 3 दिन इनकी जो है पूजा, इनका प्रोग्राम जो चलेगा, मकामी लोगों का खास तौर पर ताउन था और आज भी हमने एक जो है कश्मीरी पंडित के जुबानी से सुना कि उसने खास तौर पर कहा कि जब तक यहाँ के लोगों का साथ ना होगा, कश्मीरी ना होगा, तब तक जो है ये नामुमकिन है कि हम इस चीज को जो है यहाँ इनको ला सकते हैं। जी और साथ में ये भी जानकारी आ रही है कि वहाँ के लोगों ने बोला है हम शाना बशाना तब तक खड़े रहेंगे, हमेशा रहेगा हमारा ऐसा ही भाईचारा देखने को भी मिलेगा और ताकि दोबारा ऐसी त्रसादी पेश ना आए। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित ने भी या फिर उन लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि एक दूसरे का जो है मिलन, एक दूसरे का जो है साथ जरूरी है। जब तक यहाँ के मकामी लोग कश्मीर जो है हमें इस चीज़ का साथ ना दे तब तक उनका आना जो है यहाँ जो है मुश्किल है। और साफ तौर पर कश्मीरियों का भी कहना है कि जब तक कश्मीरी पंडित ये भाई जो है यहाँ आना नहीं चाहेंगे वो तब तक जो है मुश्किल ही रहेगा। साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि दोनों का मिलन या दोनों का साथ जो है लगातार जरूरी है और देना भी चाहे, क्योंकि इस तरह का जो 90 की दहाई में या फिर उससे पहले यहाँ पे जो कल्चर देखा जा रहा था, यहाँ पे जो भाईचारा देखा जा रहा था वो इन्हीं पंडित बरादरियों के साथ होता था और मुसलमान जो है इनके साथ शाना बशाना काम करते थे और उनके आसपास जो इनके हमसाया होते थे उनका ख्याल रखते थे। या फिर किसी भी कोई भी रिवाज हो, कोई भी रस्म हो, कोई भी त्योहार होता है तो ये जो है मुसलमान पंडितों के यहाँ मनाते थे और पंडित जो है मुसलमानों के यहाँ मनाते थे। तो इसी तरह जो है इसी भाईचारे को, इसी रिवाज को जो है कायम रखने के लिए वो चाहते हैं कि हम जो है कश्मीर वापस आए और लोगों का साथ जो है होना लाजमी है और यहाँ के कश्मीरी का लोग भी चाहते हैं कि वो यहाँ आए और हम इनके साथ जो है शान बशाना खड़े रहेंगे। जुनैद, शोपियान के किस इलाके में इस वाक़ये को याद किया गया जहाँ लोग इकट्ठा हुए और पूजा अर्चना की गई? देखिए ये नादिया मार्ग गांव है जो जिला शोपियान से जैनपुरा तकरीबन जो है 20 या 25 किलोमीटर दूर है और ये जो है बाउंड्री के साथ पड़ता है। वहाँ एक साइड से अगर बात करेंगे तो प्रोग्राम पड़ता है और दूसरे साइड से बात करेंगे तो जिला शोपियान आता है और ये बाउंड्री इनकी दरमियान जो है नादिया मार्ग है। तो इसी गांव में जो है 2003 में ये वाकया पेश आया था जहाँ पे जो भी जो है कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया गया था और इसी चीज को आज सभी जो है इकट्ठे हुए थे, कश्मीरी भी, मुस्लिम भी और कश्मीरी पंडित भी इसी चीज को इकट्ठे हुए थे और इन्हीं की पूजा और इन्हीं के दुआ या फिर उन्हीं के जो श्रद्धांजलि पेश की सालगिरह पे इसी के लिए जो इकट्ठे हुए थे और ये नादिया मार्ग गांव के जिला शोपियान के आखिरी गांव में हुआ था। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद गुलजार।
ईरान इसराइल जंग से मिडिल ईस्ट में पैदा सूरत हाल पर पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया के सरबराहाने मुमालिक से बात की, ईरान, इसराइल और अमेरिका से भी बात की। हम गल्फ मुमालिक के साथ हैं। हॉर्मुज को लेकर हमने उनसे बात की। भारत पुरअमन हल के हक में है। हमारी सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। अब तक 3 लाख से ज्यादा भारतीय मिडिल ईस्ट से लौट चुके हैं। ईरान से 1000 भारतीय लौटे। कुछ दिनों में कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज आएंगे। मुतासर तमाम ममालिक से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। फिलहाल हमारे सामने कई चैलेंजेस है। हर भारतीय की हिफाजत हमारी तरजीह है। इस वक्त हॉर्मुज से गुजरना बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा हम 41 मुल्क से तवानाई इंपोर्ट करते हैं। हमने अपनी रिफाइनरी सलाहियत बढ़ाई। हमारी कोशिश है कि ईंधन के किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंसी ना रहे। पीएनजी को लेकर पिछले कुछ सालों में बड़े काम हुए हैं। हमारी सरकार का हदफ रहा है दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंसी कम से कम हो। मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए दिए। एपीआई इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है। मौजूदा सूरत हाल ने दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। इससे उबरने में दुनिया को काफी वक्त लगेगा। मुल्क पर इसका असर कम से कम हो, इस पर काम हो रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए कमेटी बनाई गई है। हमारी मईशत मजबूत है। एलपीजी घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। रियासती सरकारों से मिलकर काम करने की अपील की गई है। जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा हर रियासत की जिम्मेदारी है कि इसे यकीनी बनाए। रियासतों को हर जरूरी कदम उठाना चाहिए। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। रियासतों के साथ सरकार राब्ते में है। हमें हर चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। ये जंग लंबी मुद्दत तक चल सकती है, उन्होंने कहा। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।